सो आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। और हु इज कार्ल मार्क्स और वैसे कौन सी चीजें थी उनकी जिंदगी में जो उनकी राइटिंग्स पर असर डालती हैं। और वो इंसान जो एक इनकलाबी होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी है और उसके नजरिए ने पूरी दुनिया की हुकूमत को हिला के रख दिया। और उस जमाने में 20th सेंचुरी में जितने भी कम्युनिस्ट रिजीम्स बनती हैं उसको कायम करने में कार्ल मार्क्स का नजरिया का एक अहम किरदार होता है। तो कार्ल हेनरिक मार्क्स पूरा नाम है उनका, कार्ल हेनरिक मार्क्स। उनकी पैदाइश जो है मई 5 मई 1818 में होती है। एक शहर है ट्रायर जो राइनेलैंड प्रोविंस में है, जो पहले जो है फ्रेंच रूल्स वहां पे होता था और बाद में चल करके वो प्रशिया के अंदर में आया और प्रशिया बाद में चल करके जर्मनी बना। कार्ल मार्क्स का जो इंतकाल हुआ वो मार्च 1883 में हुआ लंदन में, जो इंग्लैंड का एक शहर है बहुत बड़ा। ही वॉज रिवोल्यूशनरी, एक एक्टिविस्ट भी रहे, एक फिलोसोफर भी कहा जाता है, एक सोशोलॉजिस्ट भी, हिस्टोरियन भी, इकोनॉमिस्ट भी, जिनके काम ने, जिनकी राइटिंग्स ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया और एक नई तरीके की बुनियाद कायम की, जिसको हम कम्युनिस्ट रिजीम्स कहते हैं। ही कोई ऐसा फिलोसोफर आया होगा जिसने 20वीं सदी में इस तरह के चेंजेस लाए अपने नजरिए के थ्रू। तो इस इंसान को समझना जरूरी है कि वो ऐसी क्या चीजें थी, चाहे उसकी एवरी लाइफ में हो, चाहे उसकी मिडिल लाइफ में हो, चाहे उसकी लेट लाइफ में हो, जिसने उसकी राइटिंग्स पे असर डाला या उसकी सोच, उसके नजरिए, उसकी फिक्र को इन्फ्लुएंस करता है। तो कार्ल, he was the oldest surviving son of the 9 children। 9 बच्चे थे उनके वालिद के, उसमें सबसे ओल्डेस्ट और he was known। उनके फादर हेनरिक एक बहुत ही मशहूर लॉयर हुआ करते थे। he was a man of enlightenment। और उनके फादर खुद ही वोल्टायर और कांट के नजरिए से मुतासिर थे। और उनके फादर उस जमाने के जो तहरीक थी कि पर्शिया में एक आईन होना चाहिए, उसमें हिस्सा लिया। एंड हिज मदर हेनरिटा प्रेसबर्ग, वो हॉलैंड से थी। दोनों उनके वालिदैन जो है, वालदा, उनकी जो मदर एंड फादर, दे वर ज्यूज, यहूदी थे। लेकिन कार्ल मार्क्स के ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल पहले पैदा होने के, उनके फादर जो हैं क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मे बी सम प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हर दौर के अपने हालात होते हैं। कार्ल मार्क्स के टाइम में भी एक हालात थे, और जब कार्ल मार्क्स की पैदाइश होती है उसके 6 साल बाद वो भी बैप्टाइज हो जाते हैं। अगर आप यूथ का टाइम लें कार्ल मार्क्स का, ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द रिलीजन and लेकिन his dedication towards religion was quite fine, fair enough। लेकिन उनको रिलीजन उतना इम्प्रेस नहीं करता था जितना उस जमाने की राइटिंग्स थी, क्रिटिकल राइटिंग्स थी, जो इनलाइटनमेंट स्कॉलर्स ने प्रोड्यूस किया था। कार्ल मार्क्स का एक अपना तजर्बा भी है ज्यूज होने का, एक यहूदी होने का एक अपना तजर्बा था। एक माइनॉरिटी थी उस जमाने की जिसको कहा जाता है कि सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थी, और ज्यूज होने के एक अपने तासुबात थे, उनके खुद के थे और लोगों के थे उनके लिए। जिस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशंस को वो फेस करते हैं अपनी जिंदगी में, और ये हो सकता है कि उनके आने वाली जो नजरिए थे मजहब के बारे में, उसने एक असर डाला होगा। और जो है रिलीजन के क्वेश्चंस जो उनको इतने एंटरटेन नहीं कर रहे होंगे, रेदर his thoughts were more about social change, एक समाज में कैसे बदलाव लाया जाए बनिस्बत मजहबी जिंदगी के।
अगर उनका तालीम का दौर देखा जाए तो मार्क्स वाज एजुकेटेड फ्रॉम 1830 टू 1835। जो हाई स्कूल का लेवल होता है, वो ट्रायर जो उनका अपना, जहां पे उनकी पैदाइश हुई थी, वहीं के एक स्कूल में हुई। और वहां पर इस स्कूल में ये हुआ कि नहीं, सरकार की नजर होती है जो स्कूल से अच्छा करते हैं, और सरकार की नजर ये हुई कि शायद यहाँ पे एक लिबरल टीचिंग्स हो रही हैं या लिबरल टीचर्स हैं और शागिर्द हैं, और सरकार को लगा कि इससे खतरा है, इसलिए उस स्कूल को भी एक पुलिस सर्विलेंस में रखा गया था। मार्क्स की राइटिंग उस दौर में देखेंगे जब अर्ली पीरियड है, मैंने आपको बताया था कि जो अर्ली फेज होता है उस फेज में दिखता है कि नहीं, वो एक डिवोटेड क्रिश्चियन है, और एक क्रिश्चियंस की तरफ एक डिवोशन दिखता है, एक सेक्रीफाइस करने का जज्बा होता है इंसानियत के नाम पर। फिर अक्टूबर 1935 में उनका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर जो है ही वेंट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में मैट्रिकुलेशंस के लिए वो जो है ये जाते हैं, और ये बताएं कि जो जमाने के जो कोर्सेज होते हैं, ये असर डालता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ होते हैं और जिस तरह के कोर्सेज आप पढ़ते हैं और जिस तरह का सिलेबस होता है, जिस तरह के टीचर होते हैं, इस तमाम चीजें आपकी लाइफ में असर डालते हैं, और कार्ल मार्क्स वाज नॉट एन एक्सेप्शन। तो कार्ल मार्क्स उस जमाने में जो कोर्सेज उन्होंने पढ़े वो ह्यूमैनिटीज के थे, और ह्यूमैनिटीज का जो पहला रोल होता है कि इंसान के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देता है, और वही क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि उस वक्त जो है ग्रीक सीरीज को पढ़ना, रोमन माइथोलॉजी को पढ़ना और हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये तीनों चीजें काफी रिलेवेंट थी और उनके ऊपर काफी असर डालती थी। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट लाइफ होता है तो अब कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अगर जो ब्राइट स्टूडेंट होता है वो दे पार्टिसिपेट इनटू द स्टूडेंट एक्टिविटीज। उस जमाने के जो एक्टिविटीज थी, ही फॉट अ ड्यूएल। फिर उसके बाद जो उनकी एक्टिविटीज थी उस जमाने में, उसके लिए वो जेल में भी गए। एक बार तो उन्होंने ड्रिंक कर लिया, शराब पी ली, और उनके डिसऑर्डरली बिहेवियर के लिए उनको एक दिन के लिए जेल भी भेजा गया। हर बच्चे की अपनी एक कहानी होती है, जो भी ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनकी तो अलग ही कहानी होती है। कार्ल मार्क्स की भी कहानी थी। देन आफ्टर एक क्लब था, तावरेन क्लब, उसके वो प्रेसिडेंट चुने गए, और काफी उस जमाने के जो सबसे अरिस्टोक्रेटिक स्टूडेंट एसोसिएशन हुआ करता था, उस एरिस्टोक्रेटिक क्लब का ये एक हिस्सा था, ट्रेवन क्लब। उसके बाद ही जॉइंड पोएट्स क्लब, एक जो है शायरों का पोएट्री की क्लब होती थी, जहां पे एक इनकलाबी पोएट्री होती थी। तो उस जमाने में इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना लोगों के जहन को शार्पन करता है, और आप समझ पाते हैं कि आपकी समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, और उस तरह से आपके नजरिए शेप होने लगते हैं। तो ये एक जब पोएट क्लब में होता, और उस पहले जमाने में क्या होता था, पोएट्री एक मीन्स होता था जिससे लोगों को मोबिलाइज किया जाता था, जिससे सियासी बेदारी कायम की जाती थी। और ये काम पोएट्री क्लब ने जिसको ज्वाइन किया था कार्ल मार्क्स ने, उसने किया। वहां पर जब बोन, यूनिवर्सिटी ऑफ बोन था, उस अगर वो देखा जाए एक बड़ा ही इनकलाबी माहौल था। यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में एक रिबेलियस कल्चर था, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ द बोन्स लाइफ। और जिसने एक जाहिर सी बात है, जैसा माहौल होगा उसी तरह से बच्चा भी शेप होता है, स्टूडेंट भी होते हैं। और यही हालात थी जब आप हर तरह के एहतजाज तहरीक में हिस्सा लेते हैं तो सरकार की नजर होती है, और मेनी स्टूडेंट्स उस जमाने में अरेस्ट भी किए गए, और स्टूडेंट लाइफ में ही अरेस्ट होना अपने आप में एक बड़ी चीज थी कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। देन आफ्टर जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो उनके मार्क्स के जमाने में, उन्हीं के दौर में ही एक्सपेल किए गए, टर्मिनेट किए गए, और बाद में चल करके लंबा एक टर्मिनेशन रहा। उसमें जो खास तौर से एक मूवमेंट था वहां पर, जो है एक फेडरेट डाइट का, एक फ्रैंकफर्ट में एक मामला था, एक सेशन चल रहा था, उसको डिसरप्ट कर दिया। उसकी वजह से काफी बच्चे एक्सपेल हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में। फिर मार्क्स लेफ्ट बॉन आफ्टर ईयर, एक साल के बाद ही, इन अक्टूबर 1836, और फिर जाते हैं हायर स्टडीज के लिए बर्लिन में। बर्लिन में वहां पर एक कानून का और फिलॉसफी की स्टडी के लिए, लॉ एंड फिलॉसफी के लिए। तो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस होता है, दैट हैज लास्टिंग इंप्रेशंस ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, और वो हुआ कार्ल मार्क्स की जिंदगी में भी। जो सबसे क्रूशियल एक्सपीरियंस है बर्लिन में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में
कार्ल मार्क्स का है वो ये कि पहली बार वहां पे जाने के बाद उनको हीगल जो है की जो फिलॉसफी थी उससे उनका रूबरू होता है, वो उसको एक एक सीखते हैं। हीगल हीगल उनकी फिलॉसफी जो थी उस जमाने में एक एक रिवोल्यूशनरी आइडिया होता था। एक लोग जो जो क्रांतिकारी होते थे, जो रिवोल्यूशनरी होते थे, दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दी हीगल्स आइडिया। और कार्ल मार्क्स भी उस जमाने के जो एक मूवमेंट था यंग हिगेलियंस, वो भी उसको ज्वाइन करते हैं। और इनिशियली जब वो हीगल की मूवमेंट से वाबस्तगी होती है उनको, जब हीगल के नजरिए को देखते हैं और जब इतनी ज्यादा उसकी रीच उनको समझ में आती है, देन ही स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। और अपने फादर को भी लिखते हैं कि इतनी ज्यादा दैट कि फ्रॉम इंटेंस vexation at having to make an idol of a view I detested, किसी को इतना एकदम आइडल बना देना, which he didn't like, कि नहीं भाई एक हीगल की फिलोसफी। लेकिन बाद में चल करके उसी हेगेलियन फिलॉसफी ने उनके अंदर भी एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट को जन्म देता है। देन आफ्टर दैट द कार्ल मार्क्स ज्वाइंड अ सोसाइटी कॉल्ड डॉक्टर्स क्लब। डॉक्टर्स क्लब्स की जो मेंबर्स थे वो भी एक तरीके से लिटरेरी टेस्ट और फिलोसॉफिकल मूवमेंट में हिस्सा लेते थे। जाहिर सी बात है कि आप जब एक एक समाज को ज्वाइन करते हैं, एक क्लब को ज्वाइन करते हैं, हम ख्याल लोग होते हैं, वहां बातें होती हैं, नए नजरियों पे बातें होती हैं। और उस जमाने में एक माहौल था और इनकलाबी माहौल था जहां पर जो अदब थी, चाहे वो फलसफा हो, अदब हो, मुआशियात हो, हर तरफ एक इनकलाबी नजरिया होता था। तो कार्ल मार्क्स भी डॉक्टर्स क्लब के हिस्सा रहे। उस डॉक्टर्स क्लब का एक चीफ फिगर थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ब्रूनो बायर। तो ब्रूनो बायर वो एक यंग लेक्चरर थे थियोलॉजी के, दीनियात के लेक्चरर थे। और जाहिर सी बात है अगर अच्छा टीचर मिल जाता है तो काफी वो लोगों की जिंदगी बदल देता है। तो दिस ब्रूनो बायर जो एक लेक्चरर रहे बर्लिन में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में थियोलॉजी के, उनके लेक्चर्स ने काफी इंप्रेस किया कार्ल मार्क्स को। उनका मानना था कि नहीं, जो जिस तरह से हम क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ते हैं उसमें उनका कहना है कि जो क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन गॉस्पेल्स हैं उनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है, कोई तारीखी वैल्यू नहीं है उनकी, बल्कि और ना ही जीसस एक हिस्टोरिकल फिगर है। एक तरीके से उनका मानना कि ये सब माइथोलॉजी है, मिथ है। और इस कोर्स में एनरोल किया था लेक्चर्स ने। तो जाहिर सी बात है कि जब एक एंटी जो है क्रिश्चियन नोशंस पढ़ाए जा रहे हैं, क्रिटिकल नोशंस हैं, एक तहकीक की बुनियाद पर एक टाइम की भी बात क्रिश्चियनिटी के बारे में होती है, तो ये सारी चीजें काफी असर डालती हैं। एक कैटास्ट्रॉफिक इन्फ्लुएंस था बॉयर की टीचिंग्स का। और इसी वजह से जो है उस जमाने में जितने भी थे यंग हिगेलियंस थे और उनकी टीचिंग की वजह से ही जितनी ज्यादातर जो यंग हिगेलियंस, जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो एथीज्म की तरफ जो है अट्रैक्ट होने लगे और उनकी पॉलिटिकल एक्शन में भी एथीज्म दिखने लगा। सो सिमिलरली उस जमाने में जब सरकार, कोई भी सरकार हो, जब वो देखती है कि इस तरह की तनकीदी तहरीकें और टीचिंग्स होंगी तो वो सरकार को खतरा दिखने लगती हैं। और यंग हिगेलियंस वेर बोर्न ऑफ कॉन्टेंशंस, उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी सरकार। उनको लगा कि नहीं, इनको जो है इनको रोकने की जरूरत है, इनको दे मस्ट बी ड्राइव्ड आउट। कि ये जैसे आज भी चाहे जेएनयू जैसे सेंटर्स हो या कहीं भी यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट एक्टिविज्म से सरकार घबराती है। और खास तौर से एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट हो जाए तो उनसे भी घबराती है। तो वो हालात कार्ल मार्क्स के टाइम में भी थे। और इसी वजह से सरकार, पर्शियन गवर्नमेंट जो है काफी टाइट होती है और बॉयर को डिसमिस कर दिया जाता है फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ लेक्चररशिप इन 1839। मार्क्स का जो सबसे क्लोज फ्रेंड था उस जमाने में, जिसका नाम था एडोल्फ रुटेनबर्ग, वाज एन ओल्ड जर्नलिस्ट। उन्हें भी एक प्रिजन सेंटेंस उन्होंने भी कैद हुई आती है उनके अपने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के लिए। वो भी काफी असर डालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात, मैंने कहा कि जिस तरह के दोस्त होंगे, जिस तरह का आपका साथ होता है, वो भी असर डालता है। तो एक डीपर सोशल मूवमेंट के लिए एक रेडिकल आइडियाज की जरूरत होती है। और जो उसके दोस्त एडोल्फ रुटेनबर्ग में देखिए, जिसकी वजह से उनको जो है जेल हो जाती है, दैट आल्सो हैज अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन कार्ल मार्क्स। देन आफ्टर
काफी उनके दोस्तों ने कहा कि नहीं तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए। आज भी होता है जब हम एमए कर लेते हैं और तो लोग कहते हैं कि नहीं क्या करोगे, तो चलो पीएचडी कर लेते हैं। एंड कार्ल मार्क्स वाज आल्सो बीइंग परसुएडेड टू डू हिज पीएचडी डिसर्टेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एट जेना। एंड देन फिर उसके बाद इससे बात होती है कि नहीं चलो उनको एक डिग्री भी मिल जाएगी इसी बहाने से कि एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाते हैं। देन ही रिसीव्ड हिज डिग्री पीएचडी इन अप्रैल 1841। और वो उनका जो थीसिस होता है उस जमाने में एक हिगेलियन फैशन में था, क्योंकि उस जमाने का एक पैटर्न था कि हीगल वाज इन द माइंड, ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। तो एक हिगेलियन फैशन में ही उनकी पीएचडी होती है। और उनका जो पीएचडी था कि डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलॉसफीज ऑफ डेमोक्रिटस एंड एपिक्यूरस। ये दो फिलोसोफर्स की फिलॉसफीज में क्या डिफरेंस था, इसको जानने की कोशिश पीएचडी डिसर्टेशन में कार्ल मार्क्स ने की थी। डेमोक्रिटस एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था उस जमाने में, 460 से 370 बीसी के दौरान। और उसी तरह एपिक्यूरस जो उसके बाद 341 से 270 बीसी के दौरान, काफी दे वेर इंपॉर्टेंट फिगर्स, लीडिंग फिगर्स ड्यूरिंग ग्रीक टाइम्स। फिर 1841 में जो है कार्ल मार्क्स जो है यंग हिगेलियंस के साथ ही एक जो है उसकी इन्फ्लुएंस के बाद उनकी जो एक राइटिंग आती है, एंड ही पब्लिश्ड वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट वर्क जो है इनफैक्ट उस जमाने में लुडविग फायरबैक की एक किताब आती है 1841 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुडविग फायरबैक की जो किताब आती है द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस किताब ने मटेरियलिज्म को एक नया रुख दिया कि कार्ल मार्क्स के माइंड को काफी मुतासिर किया। लुडविग की किताब द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी जो 1841 में आती है, जिसको कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं और इस किताब से काफी मुतासिर होते हैं कार्ल मार्क्स का जहन। और लुडविग ने अपनी इस किताब में जो है हीगल को क्रिटिसाइज किया। एंड आई टोल्ड यू दैट कि कार्ल मार्क्स वाज नॉट लाइक a kind of this disciple who is buying everything from his teacher. No, तो it was not like that कि कार्ल मार्क्स के साथ तो ये था कि किसी भी शख्स हो, कोई भी मुफक्किर हो, कोई भी ताजियाकार हो, उनके नजरिए को भी तनकीदी निगाह से देखना है और अपनी तहकीक की बुनियाद पर अपने नजरिए को कायम करना है। तो उस जमाने में जो लुडविग फायरबैक थी, उनकी किताबें कायम होती। और लुडविग फायरबैक अब मैं बता रहा हूं कि वो हीगल की फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी क्रिटिसिज्म काफी समझ में भी आती है। और ही वाज द वन जो इंसान की जो नवैयत को जो है मादियात पे कायम करता है, मटीरियलिज्म पे। वो मटीरियलिज्म जो है काफी एक तजाद क्रिएट करता है हॉब्स जो है कार्ल मार्क्स से माइंड में। और वो कहता है कि नहीं दैट मटेरियल कंडीशंस मस्ट बी पुट अबव द आइडियाज। सो एक जो लड़ाई होती है कि पहले मैटर आया कि पहले आइडिया आया, उसमें फायरबैक का मानना था कि नहीं, इट इज मैटर व्हिच कम्स फर्स्ट। सो मटेरियलिज्म इज द बेस। और कार्ल मार्क्स का जो चाहे वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, एक कंप्रोमाइज है एक आइडिया का। जहां पर हीगल कहता है कि डायलेक्टिक का, तो वहां पर हीगल डायलेक्टिक ऑफ आइडियाज की बात करता है कि एक आइडियाज के दो अलग अलग आइडियाज के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और उनके बीच में जो अनट्रू एलिमेंट्स होते हैं तो वो खत्म होते हैं, तो एक सिंथेसिस क्रिएट करते हैं। वहीं पर फायरबैक का जो आइडिया है कि नहीं, वो मटेरियलिज्म की बात करता है कि इट इज मैटर व्हिच डिसाइड नॉट द आइडियाज। तो इन दोनों को कंबाइन करके हीगल की डायलेक्टिक को और फायरबैक की मटेरियलिज्म को कंबाइन करता है और कहता है कि देयर मस्ट बी अ नोशन कॉल्ड डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, एंड दैट also helped Karl Marx in sharpening his ideas on historical materialism. So 1842 में कार्ल मार्क्स का एक नया कैरियर एक रेडिकल जर्नलिस्ट की तरह शुरू होता है, and he started writing in a newspaper of that period of time जिसको कोलोन newly founded जो है न्यूज़पेपर है, जो राइटस जिटांग उस मैगजीन का नाम है। और उस जमाने में कार्ल मार्क्स जो है काफी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं
और किसी भी तरह के सेंसरशिप के खिलाफ होते हैं। कहते हैं कि सेंसरशिप इज व्हाट, सेंसरशिप इज एविल एंड इट हैज मोर एविल कॉन्सिक्वेंसेस। लोगों का इजहार ख्याल की पूरी आजादी होनी चाहिए और किसी तरह का कोई सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। खैर 1842 में मार्क्स बिकेम द एडिटर ऑफ द राइटर्स रिटर्न व्हिच ही वाज राइटिंग हिज एसेज इन इट, एंड देन उनको लगातार एडिटोरियल लिखने की वो भी ऑन वैरायटीज ऑफ टॉपिक, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, रेंजिंग फ्रॉम द हाउसिंग इन द बर्लिन एंड द थेफ्ट ऑफ पीसेंट्स। सो हर तरह के वैरायटीज ऑफ थीम्स थे, टॉपिक्स भी थी, क्योंकि आप मुफक्किर हैं बाय ट्रेनिंग, लेकिन जब आप एडिटर बनते हैं तो आपको वैरायटीज ऑफ इश्यूज कवर करना पड़ता है, सब पे ही लिखना पड़ता है। फाइनली जो है ही फाउंड विद द कोर्स ऑफ टाइम जो था उनके, क्योंकि उनको वैरायटीज ऑफ एक्सपोजर होता, वो भी समझ में आता है कि नहीं देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच ही हैज, और वहां पर जब धीरे धीरे एक न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं तो न्यू आइडियाज उनके उस जमाने के दूसरे पैरेलल आइडियाज थे, फिनोमेना ऑफ कम्युनिज्म जिसको कहते हैं, that impresses him a lot. Then he found Hegelian ideologies of little relevance. उसकी जब एक नई तरीके के मैटेरियलिस्टिक मैटर और आइडियाज के बीच में इंटरेक्शन कायम करते हैं, तो he said that we cannot go 100% with Hegel's idea. At that time he was becoming estranged with all his friends who believed in Hegel's ideology. तो एक नया था, एंड तरीके से कहें कि फिर उसके बाद काफी नई चीजें वो उनकी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ दिनों के बाद चल करके जब वो काफी वो पेपर राइटर्स जिटंग एक इनकलाबी बनता है, तो और जाहिर सी बात है कोई भी अखबार हो अगर इनकलाबी रुख इख्तियार करता है तो सरकार को तो बर्दाश्त होती नहीं है। ऑपरेशन गवर्नमेंट की एक नजर थी और एक नजर राइटर्स जिटंग पे, जिसकी वजह से बंद करना पड़ा उस अखबार को, और काफी उसके बाद नए काम, फिर एक नई चीजें उन्होंने की। देन ही जस्ट गो विद द इवेंट विद द लिबरल हेगेलियन अर्नोल्ड रूइज, एक थे, और उनके साथ मिलकर के एक जर्मन फ्रेंच ईयर बुक्स वो पब्लिश करते हैं पेरिस में। देन फर्स्ट इन जून 1843, जाहिर सी बात है जाती जिंदगी को भी बहस करना जरूरी है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि 7 साल की कोर्टशिप के बाद, एक रिलेशनशिप के बाद वो जेनी के साथ शादी करते हैं, जेनी वॉन वेस्टफैलन। After 7 years of engagement with her, he finally decided to marry her. Jenny was attractive, intelligent, smart-looking, and much admired woman. 4 साल बड़ी थी कार्ल मार्क्स से, लेकिन उम्र का कोई हिसाब नहीं होता when you have fallen in love with somebody, and that's what happened. एक मिलिट्री फैमिली से आ रही थी जो है जेनी, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक अहमियत थी उस जमाने में उनकी फैमिली का। उनके जो ब्रदर्स थे उनके 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 भाई भी, वो भी रिएक्शनरी बन गए उस जमाने में, पर्शियन मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे। और उनके वालिद जो थे जेनी के, he was mostly in most liking with the idea of the then socialist Saint Simon, एक उस जमाने का जो बहुत ही मशहूर तहरीक चल रही थी सोशलिज्म की, उसके लीडिंग फिगर थे सेंट साइमन, उनसे काफी मुतासिर थे। He was also fond of Karl Marx, fine, लेकिन जो है तब भी उसके बावजूद भी उनकी फैमिली ने काफी इनकार किया। They were not in agreement with Jenny कि नहीं, they both should marry। कार्ल मार्क्स के फादर को तो और भी डर लगता था कि ऐसा ना हो कि उनकी बहू की जिंदगी, उनकी फ्यूचर कैसे हुई, जिस तरह की जिंदगी कार्ल मार्क्स जी रहे थे, तो सारे ऑड्स थे। फिर भी शादी होती है इन लोगों की, और 4 महीने के अंदर ही अंदर शादी के अंदर जो है दोनों लोग, जेनी एंड कार्ल मार्क्स, मूव टू पेरिस। वहां पर एक जो सोशलिस्ट जो थिंकिंग थॉट पैटर्न था, जो मूवमेंट था, उसको उन्होंने ज्वाइन करते हैं। देन उसको एक कम्युनिज्म के तहत एक जो है, और फिर उसका एक एक्सट्रीम सेक्स था, कम्युनिज्म जो है उसको वो ज्वाइन करते हैं। देन इनिशियली
पेरिस में जाने के बाद कार्ल मार्क्स का एक इनकलाबी तहरीक से वाबस्तगी होता है। ही बिकेम revolutionary, he became a communist, and then he started associating himself with the communist societies of French and वहाँ के जो फ्रांस के या जर्मनी के जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। एंड देन ही वहां पर काफी वहां वहीं पर एक इनकी काफी एक मशहूर किताब थी जो शाया होती है जिसका नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, 1844 में पब्लिश होती है। These मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी जब वो कार्ल मार्क्स थे उस वक्त तो नहीं, उनके मरने के 100 साल बाद ये होते हैं, और आज भी वो काफी इन्फ्लुएंशियल है कार्ल मार्क्स की ये राइटिंग। देन उसमें जो उन्होंने किताब पहले लिखी थी जर्मन और फ्रेंच ईयर बुक्स, उसकी उतनी करेंसी नहीं हो पाई, इतना मशहूर किताब नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स यहीं पर पेरिस में ही एक नए दोस्त मिलते हैं जिसको हम सभी जानते हैं, एंजेल, फ्रेडरिक एंजेल, who was his lifelong friends, and उसकी उनके साथ जो है मिल करके मार्क्स ने काफी लिखा। और जो एक ऐसे आया that towards the critique of the Hegelian philosophy of right, और ये एक मशहूर पीस है, पीस ऑफ राइटिंग है कार्ल मार्क्स की। वहां पर ही जो आप रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, मजहब क्या है, एक भांग की तरह है और जो लोगों की जिंदगियों पे असर डालती है। और ये जो लफ्ज है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, ये नजरिया जो है इसी पीस ऑफ राइटिंग में शाया होती है जिसका नाम टुवर्ड्स द क्रिटिक ऑफ द हेगेलियन फिलॉसफी ऑफ राइट, यहीं पर होते हैं। यानी ही फर्स्ट कॉल, यहीं पर वो एक कॉल करते हैं कि नहीं, जो प्रोलेटारियत है वो उसको उठना पड़ेगा और खुद लड़नी पड़ेगी। और यहीं से कार्ल मार्क्स की अपने नजरिए की शुरुआत, अपने फलसफे की शुरुआत मानी जाती है। यहीं पर जो है वो फ्रांस में थे, पर्शियन गवर्नमेंट जो है वहीं पे दखल देती है अगेंस्ट कार्ल मार्क्स, जिसकी वजह से जो है पर्शियन गवर्नमेंट के इंसिस्टेंस की वजह से उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है फ्रांस से। और वहां से वो निकलते हैं तो ब्रुसेल्स जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर जब वहां जाते हैं तो एंजल भी उनके साथ चले जाते हैं। ये घटना फरवरी 1845 की है। एंड दैट ईयर इन बेल्जियम ही रिनाउंस्ड हिज पर्शियन नेशनैलिटी। वहीं पर जाहिर सी बात है कि उनकी पैदाइश पर्शिया में हुई थी, पर्शियन उसमें जो जर्मनी है आज की डेट में। और जब उनको पता चलता है कि नहीं, पर्शियन गवर्नमेंट ने उनको उसने प्रेशर जनरेट करके फ्रांस पे उनको निकाला भेजा है, तो वो बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में वहां पे जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं पर्शियन का शहरी नहीं हूँ, और उसको रिनाउंस कर देते हैं। So we need to understand what kind of life Karl Marx was having at Brussels, उसको हमें जानने की जरूरत है। तो हमें ये देखें कि जो ब्रुसेल्स में उनकी जिंदगी थी, वहां पर वो जिंदगी तमाम एंजल्स के साथ गुजरी है। एंजल्स ने उनका काफी जो है, एंजल्स हैड सीन एट फर्स्ट हैंड इन मैनचेस्टर इंग्लैंड वेयर अ ब्रांच ऑफ फैक्ट्री वो ऑफ हिज फादर्स, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी उनके फादर की। वहीं पर एक मूवमेंट था, एक इंडस्ट्रियल मूवमेंट के प्रोडक्ट था। इंडस्ट्रियल मूवमेंट ने सिर्फ ही एक तरक्की के रास्ता ही हमवार नहीं किए थे, बल्कि इसने एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक नए तरीके के मसले क्रिएट कर रखा था इंग्लैंड में और बेल्जियम में, यूरोप में। उस जमाने में जो थे यंग हेगेलियंस थे, वो उसको क्रिटिक करते थे। एंड देन कार्ल मार्क्स, एंजल जो थे इससे भी काफी परेशान थे। उनको भी वो लेबर्स के हालात, लिबरल तबके के हालात, फैक्ट्री के हालात और उस जमाने के जो माहौल थे काफी उनको भी डिस्टर्ब करता था। और एंजल
became the follower of the Robert Owen, who was also a great socialist of his own time. जब वो फिर उसके बाद जब वो कार्ल मार्क्स से मुलाकात हुई, उनको लगा कि नहीं, कार्ल मार्क्स के नजरिए, उनकी सोचने का तरीका, एंजल्स के सोचने का तरीका दोनों काफी मिलता जुलता है, और दोनों ने मिल करके जब जाहिर सी बात है, दो लोगों के जहन मिलते हैं, सोच मिलता है, तो साथ आते हैं लोग, और ये दोनों साथ आते हैं, और आने के बाद ही दे हैव पब्लिश्ड वन पीस ऑफ राइटिंग इन 1845, काफी इंपॉर्टेंट राइटिंग है, और उसका नाम है द होली फैमिली, और जिसने अगेन हीगेलियन आइडियाज को क्रिटिक करता है, हीगेल के आइडियाज को क्रिटिक करता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट उनकी किताब फिर दोबारा जो है 1845 में ही आती है, जिसका नाम था जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें उन्होंने अपने मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री जो है, इनफैक्ट या कह दें कि जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, इसकी कंसेप्शंस को एक शेप देते हैं, इस नजरिए को, और एक तारीखी मादियाती नजरिया जो है, उसको एक शेप मिलता है। उनकी किताब द जर्मन आइडियोलॉजी में, जो 1845 में ही पब्लिश होती है। फिर उसके बाद ही जो है बात है, आप किताब लिखते हैं और आपको कोई पब्लिशर नहीं मिलता, तो एक अलग तरीके की एंजाइटी होती है, लेकिन during his lifetime he faced lot of problem from the publisher sides. He has a piece of writing but no publisher is there to publish it, तो एक ये है। तो उनका जो वक्त गुजरा ब्रुसेल्स में, वहीं पर उन्होंने काफी जो है एक कन्फ्रंटेशंस भी किया, एक लोगों से का सामना भी किया, तनकीद भी किया। उस जमाने के जो चीफ लीडर्स थे वर्किंग क्लास मूवमेंट के, उनकी तनकीद करते करते उसने अपनी इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग को एक बेस बनाया, और 1846 में ही पब्लिकली क्रिटिसाइज द जर्मन लीडर विल्हेम वेटलिंग फॉर हिज मोरलिस्टिक अपील। उनका कि इतनी इखलाकियात बुनियाद नहीं बन सकती है इनकलाब का जबकि मादियाती अपील ना हो। तो मार्क्स इंसिस्टेड दैट कि बुर्जुआजी सोसाइटी जो है वो इखलाकी अपील से और उनसे रिक्वेस्ट करने से या उनकी जो है एक मासूम सा क्रिटिसिज्म करने से ये बदल नहीं सकती। अगर इसको बदलना है तो एक नए तरीके का नजरिया चाहिए, वो नजरिया इनकलाबी होना चाहिए। तो उसने अपने एक नजरिए को जो है उस जमाने में जो थिंकर थे, जो इस तरह के थे, पियरे जोसेफ प्रूदो काफी मशहूर थिंकर है, एनार्किस्ट माने जाते हैं अपने जमाने के। उनकी जो ये थी 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो किताब थी, उसमें ये किताब लिखी कार्ल मार्क्स ने। दिस वाज एन अटैक ऑन प्रूदोस ओन बुक कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो लिखी कार्ल मार्क्स ने 1847 में लिखी थी। ये किताब थी प्रूदो की किताब के जवाब में 1846 में, जिसको प्रूदो ने लिखा था, जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। सी दैट व्हाट इज he is doing. So Proudhon wanted to unite the best features of such contraries, competition and monopoly, but he was having a deep lasting impact on the then societies, but he somehow escaped it. Finally मार्क्स ने अपने जो किताबें लिखी उतनी शाया उस जमाने में तो नहीं, लेकिन आगे चल करके काफी उसकी असर पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद ही 1847 is a very very important and landmark in the life of Karl Marx. वहां पर the best ever written pamphlet in the world along with Hegel and Karl Marx जो है 1847 में The Communist Manifesto पब्लिश होती है। और इसका एक बैकग्राउंड है, जून 1847 में एक सीक्रेट सोसाइटी बनती है जिसका नाम होता है द लीग ऑफ द जस्ट। उसने उस जमाने के जो हैंड क्राफ्ट्समैन थे, जो वर्कर्स थे, उनको जो है एक रेडिकलिज्म में ट्रेन किया जाता है, और वहीं पर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है कार्ल मार्क्स को कन्विंस करने के लिए कि नहीं, आप भी आइए और इस लीग को ज्वाइन कीजिए। और वहीं पर जाने के बाद जब लीग जो है सीक्रेट सोसाइटी आते हैं, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, तो इस सोसाइटी का जो नाम होना चाहिए लीग ऑफ द जस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नाम होना चाहिए कम्युनिस्ट लीग, इसका नाम है। एंड देन कम्युनिस्ट लीग इनेक्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन,
और इन द मिडिल ऑफ द 1847 टू द एंड ऑफ 1848 जो लंदन कम्युनिस्ट थे उन्होंने काफी काम किया। एंड जो उन्होंने अपना एक नजरिया जर्मन आइडियोलॉजी में बिल्ड किया था, उस नजरिए को उन्होंने आगे आगे भी बढ़ाते हैं। एंड देन वहीं पर काफी सारे ये होते हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी वहीं निकल के आता है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पहली बार वो अपने आइडियाज को फिलोसोफाइज करते हैं एक मूवमेंट के लिए। इमेजिन कीजिए जो पहली लाइन है जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, जैसे कितनी खूबसूरत सी राइटिंग है कि ये कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यानी कि पूरी दुनिया की तारीख उठा लीजिए और ये कोई ऐसी तारीख नहीं है, तारीख अगर आपको मिलेगी तो एक क्लास स्ट्रगल ही है। हर दौर में एक क्लास स्ट्रगल रहा है और किसी चीज की हिस्ट्री नहीं है। तो ये एक नजरिया है और जो इन्होंने कायम किया। और फिर उसके बाद जो है उस वहां से जाने के बाद फिर एक नई फिर मैगजीन को स्टार्ट किया, न्यू राइटर्स रिटर्न। उन्होंने 1849 में इस पे कायम किया। और मैं आपको बताऊं कि जो है 1849 में जब ये न्यू राइटर्स रिटर्न है, इसकी एडिटोरियल ने, इसकी तहरीरों ने काफी बेदारी पैदा की लोगों के अंदर, एक नए तरीके का इनकलाबी माहौल पैदा कर रहे हैं। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे ही देख लीजिए कि किस तरह से ये बात कहते हैं और कितनी अपीलिंग लैंग्वेज होती है कि, और वर्कर्स के अंदर उनके एक पैट हो जाते हैं। देन कार्ल मार्क्स is being recognized as one of the intellectual of that period of time, a revolutionary intellectual। जैसे कंक्लूडिंग लाइन ही होता कि the workers of the world unite, nothing to lose except your chain। दुनिया के तमाम मजदूरों इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम इकट्ठा होगे तो तुम क्या खोओगे? सिर्फ अपनी जंजीरें, और वो गुलामी की जंजीरें हैं, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ तो है नहीं, न मिल्कियत है, न घर है, न जमीन है, कुछ भी तो नहीं है। इकट्ठा हो गए तो बदल दोगे समाज को। तो ये एक इनकलाबी नजरिया होता है, काफी इंप्रेस करता है उस जमाने के जितने भी इनकलाब होते। फिर उसमें जब जाहिर सी बात है बहुत इनकलाबी होते हैं, तो फिर दोबारा पेरिस से निकाल दिया जाता है। देन वहां से फिर निकाला जाता है, तो 1849 में वो लंदन की तरफ रुख करते हैं। और ये लंदन आने के बाद यहीं पर फिर वो अपनी तहरीरों को नई शेप देते हैं। और यहीं से फिर नई आगाज होती है और यहीं पर इंतकाल भी होता है लंदन में ही। his own then he collaborated with many people in he did lot many things। यहीं पर 1850 में एक आइडियलिज्म फॉर मटेरियलिज्म जो है टॉपिक्स पे वो एक ऐसे लिखते हैं। देन वहां पर जब थोड़ा सा एकेडमिक रुख इख्तियार करते हैं कार्ल मार्क्स, तो जमाने के जो मिलिटेंट एक्टिविस्ट थे उन्होंने काफी मजाक उड़ाया कार्ल मार्क्स का। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक ऐसे इनकलाबी शख्स हैं जिनकी इनकलाबियत जो है वो सिर्फ लेक्चर देने पर महदूद हो जाती है। ये सिर्फ इनकलाब लाने की तकरीर करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में, और इस तरह की जो जाती जिंदगियों में और जो हकीकी जिंदगी में जो तहरीक होती है उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। एंड और इसका ये हुआ कि जब तनकीद शुरू होती है तो कार्ल मार्क्स जो है उस जमाने के जितने भी मीटिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, उसको वो अब अटेंड नहीं करते। देन ही डिवोटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द एकेडमिक राइटिंग एंड देन ही डिड नॉट गो विद एनी ऑफ दोज थिंग्स। फिर उसके बाद फाइनली एक एसे उन्होंने लिखते हैं, और वो एसे जो होता है द 18th ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट। और इसमें एक एक्यूट एनालिसिस होता है और उस जमाने के जो ब्यूरोक्रेटिक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट है उसके ऊपर जो है, और वहां पर कहते हैं कि कैसे ये स्टेट जो है पीजेंट्री क्लास के एसोसिएशन में अपने आप को सरवाइव कर रहा है। फिर दूसरे जो उसके बाद की 12 साल की जिंदगी है वो एक आइसोलेशन में गुजरती है और एकदम तन्हा पसंद हो जाते हैं। एंड he became isolationist for him and for Engels in his Manchester factory himself। तो काफी एक लंबी है, 1850 से लेकर के 1864 तक की जिंदगी जो है बहुत ही खस्ता हाली में गुजरती है कार्ल मार्क्स की। पैसे नहीं होते हैं जो है
इतना ही पैसे नहीं होते, इतना उनको नहीं होता था कि खर्चे चले, कि बच्चों के खर्चे उठा पाए। और उनकी हालात जो है 1850 में, चाहे वो उनकी वाइफ, उनके 4 बच्चे, उनको घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि रेंट के पैसे नहीं होते हैं। उनके बच्चे, his children died because of his poor condition. जो है पैसे नहीं थे कि नहीं क्या खिलाएं बच्चों को पेट पालने के लिए, और भूखमरी के शिकार उनके 4 बच्चे का डेथ हो जाता है। 6 सालों तक 2 कमरे के एक छोटे से रूम में रहते हैं, सो में। फिर उसके बाद कभी रोटी मिलती है, कभी आलू मिलता है, इन दोनों को मिक्स में कहीं ना कहीं से मांग के ले आते हैं, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट होता है, तो ये इस पे गुजारा होता है। इनके बच्चे जो हैं उधार मांग के ला रहे हैं, झूठ बोलना सीख के कि नहीं, कि जब बच्चे आते हैं, जब वो जिनसे कर्ज लेके आते हैं, वो जब आते हैं कर्ज मांगने के लिए, तो बच्चे भी झूठ बोलते हैं कि नहीं पापा नहीं है घर के अंदर। सो एक बार तो जो है वो घर से भागे मैनचेस्टर के लिए, भागे, घर छोड़ करके भागे, और एक ब्रेकडाउन होता है उनकी वाइफ का। यानी कि ये 1850 से लेकर 1864 की जिंदगी काफी एक मुश्किल भरा रहा कार्ल मार्क्स के लिए। इस साल तक एंजल्स ने जो भी हो सकता था वो उसने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इतना भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं था कि उनकी जिंदगी पूरी हो सके। एंड देन फाइनली क्योंकि कार्ल एंजल ने अपनी जो वालिद की जो फैक्ट्री थी उसको छोड़ करके एक क्लर्क का ज्वाइन कर चुके थे, एरमन और जो है एन एंजल्स एट मैनचेस्टर। 1864 में जब एंजल पार्टनर बन जाते हैं, एंड जो है देन ही स्टार्टेड सपोर्टिंग कार्ल मार्क्स हेवीली। और इसी वजह से जितना एंजल ने सपोर्ट किया उनके बुरे दिनों में, और जो एहसान एंजल का है कार्ल मार्क्स पर, वो काफी ज्यादा है, वो दोस्ती कभी नहीं भूलते। देन जो है मार्क्स की जो वाइफ थी, उनके रिलेटिव्स कह रहे थे कि आप वहां से आ जाओ, एंड सम ऑफ हर रिलेटिव्स हेल्ड हर अ लॉट। सो those were the days of quite bad days। 1859 में कार्ल मार्क्स जो है अपनी जो है he published his book on economic theory। उस किताब का टाइटल था A Contribution to the Critique of Political Economy, और in its preface he summarized the materialistic conception of the history gain। और यहाँ पर यहीं पर इसी दौरान उन्होंने अपनी किताब जो है दास कैपिटल, जो काफी मशहूर हुई, उनकी जिंदगी में ही फर्स्ट वॉल्यूम शाया हुई, और जिसमें उन्होंने काफी सारी थियरीज को कायम किया, चाहे वो थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यूज हो। दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड but most of his writings which was of crucial importance that got published after his death, उनके इंतकाल के बाद वो सारी चीजें शाया होती हैं। तो उसने कार्ल मार्क्स ने ऐसा नहीं कि अपनी जिंदगी में बहुत ही खुशहाली की जिंदगी देखी हो, बहुत ही खस्ताहाली की जिंदगी हो, लेकिन जो है कार्ल मार्क्स का जो सियासी जो तन्हाई थी, जो पॉलिटिकल आइसोलेशन था, वो 1864 में खत्म होता है, क्योंकि उस जमाने में एक नई तंजीम कायम होती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। वहां पर वो काफी जो है एक मूवमेंट था, एक इनकलाबी मूवमेंट था, उसमें वो हिस्सा लेते हैं, और फिर जो है उस जमाने के तहरीकों में और उस जमाने के फिलोसॉफिकल राइटिंग्स में कंट्रोल करने लगते हैं, और ये तंजीम जो है काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। और 1870 में ही एक तंजीम बनती है, एंड ही बिकेम नोन इन यूरोपियन वर्ल्ड। पेरिस कम्यून बनता है, और इस पेरिस कम्यून की जो काम होते हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज होती है, इसने जो है पूरी लंदन में इसको पॉपुलर कर देता, और इसको ही वाज बीइंग ट्रीटेड एज समथिंग वेरी कि नहीं यार, इसको जो है ये ही मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली। एंड उसके बाद कई तरह के वार होते हैं उस जमाने में। उस जमाने के जो जिस तरह से इनकी तरक्की बढ़ती है, जिस तरह से मशहूर होते हैं, जाहिर सी बात है
तो तंजीम के अंदर ही काफी इनकी क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है। किसी को तरक्की देखना इतना आसान नहीं है और उसको हजम कर लेना और नहीं है। तो उस जमाने के काफी सारे लोगों से इनकी अनबन हो जाती है। एंड वहां पर क्योंकि इनके नजरिए काफी इनकलाबी नजरिए हो जाते हैं और यहीं पे बात कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटारियत, प्रोलिटारियत की एक तानाशाही होनी चाहिए। और ये जो है जो सियासी इर्तका से कुछ नहीं होने वाला है। तो उसमें वहां पर जो है और इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए और पेरिस कम्यून को एक रेडिकल तरीके से आना चाहिए। एंड this commune which became radicalized because of Karl Marx and writing, और उसकी वजह से उस जमाने के जो एक मशहूर एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था, वो एनार्किस्ट भी थे, एंड ही वाज हिज नेम वाज बाकुनिन। बाकुनिन ने पसंद करते थे कार्ल मार्क्स को, लेकिन उनकी नाराजगी भी थी अपने जो है, और वो भी क्रिटिक करने लगे कार्ल मार्क्स के, एंड ही डिड नॉट like Karl Marx and that affected his life badly। फिर आखिरी दौर आता है कार्ल मार्क्स का, और आखिरी दौर में जो उनके अंदर जो गलबा था, जो एनर्जी थी, जो क्रिएटिव एनर्जी थी, जाहिर सी बात है वक्त बढ़ता है तो एनर्जीज भी डिक्लाइन होने लगती हैं। एंड ही वाज एक मेंटल प्रेशर जो है, एक तरीके से क्रॉनिक मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एंड फाइनली ही टर्न्ड हिज लाइफ टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड ही वाज unable to complete his substantial work जो उन्होंने लिखा था वो पूरा मुकम्मल भी नहीं कर पाए। एंड he withdrew from the politics, but he remained a very good friend of Engels and Engel had a very good influence on him। and उस तरह से आप ये कह लें कि फाइनली जो है जो 1800 he was broken बिकॉज जब जाहिर सी बात है उनकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है 1881 में, एंड ही वाज लिटरली ब्रोकन विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ जेनी। एंड उसके जो है जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी डेथ हो जाती है 1883 में। उसने भी काफी इनको झंझोड़ दिया एंड फाइनली वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाया एंड ही डाइड इन लंदन एंड the following year in 1884। तो उसमें जो है चीजें इनफैक्ट 1883 only, so he died on March 14th। कार्ल मार्क्स की एक काफी अहमियत है आज के दौर में भी और उस जमाने में भी। कार्ल मार्क्स की फ्यूनरल में मेंजल ने कहा था कि Karl Marx had made two great discoveries. The law of development of human history was his first discovery, and the law of motion of bourgeois society was his second discovery। तो मार्क्स चाहे आप कुछ भी मान लें, above all he was a revolutionary, एक इनकलाबी आदमी थे और एक ऐसे शख्स थे जिनको दुनिया ने नफरत की निगाह से भी देखा और मोहब्बत की निगाह से भी देखा है। He was the best hated and most calumniated man of his time, and he died as beloved, revered and mourned by millions of revolutionary fellow workers across the world। And it's a beautiful commemoration by Engel। Karl Marx was uneasy and he tried to avoid controversies and factional controversies at congresses। अपने जमाने में जिस तरह का तनाज़े था ज़ाती तौर पर, किसी भी तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस में हिस्सा नहीं लेते थे और पब्लिक मीटिंग्स में बहुत कम ही हिस्सेदारी होती थी। the two discoveries which Engel has, I told during his funeral speech that he made two great discoveries। First is the law of development of human history, किस तरह से इंसानी तवारीख की तरक्की होती है और उसमें मादियाती हालात के क्या रोल होते हैं, उसके क्या कायदे होते हैं। दूसरा कि द लॉ ऑफ मोशन ऑफ बुर्जुआ सोसाइटी, जो बुर्जुआ सोसाइटी है, समाज है, वो किस तरह से उसकी तरक्की होती है, उसके पीछे के कायदे क्या है। ये दो डिस्कवरीज कार्ल एंजल कहता है उसके बारे में। देन उसके बाद but he has become a very distinguished scholar of his time and even now आधी जनरेशन जो है
मार्क्स को पसंद करती है और आधी जनरेशन मार्क्स को डिटेस्ट करती है। तो मार्क्स, एंजिल ने जो कहा था कि he was the best hated and most calumniated man of his time, it is right। आज भी आधा समाज दिखता है कि नहीं, आप कम्युनिस्ट हो या एंटी कम्युनिस्ट हो, इस पे बात होती है। एंड उनका ये मानना था कि ये जो बुर्जुआ समाज है, जो उसके मकासद हैं, एक मनी मेकिंग मशीन है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है, अपने फायदे मफाद देखते हैं, समाज इनके नजर से नहीं है। तो ये काफी एक बड़ी चीज थी उस जमाने में। फिर उसके बाद थी वो अपने दोस्तों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए जो है काफी ज्यादा थे, खुद ही स्टूडेंट बने रहे थ्रू आउट अपनी जिंदगी, हमेशा सीखना सीखना, और ऐसा सीखना था कि एक बार वो प्रैंक भी करते थे, एकदम स्टूडेंट वाली लाइफ। वो अपने दो दोस्तों के खिलाफ प्रैंक किया, और उसमें जो है के बाद की जो स्ट्रीट लैम्प्स थी, उसको चुरा लिया और इल्जाम अपने दोस्तों पे लगा दिया जानबूझ करके। फिर बाद में उसको ये भी कर लिया, देन जो है उससे बच के भी भागे। तो इट वाज अ वेरी गुड पीरियड ऑफ टाइम। he took interest in novel writings and other things as well। लेकिन उनकी जो he was a very affectionate father। He admired Jesus for his love for the children but sacrificed the lives and health of his own। उनके 7 बच्चों में से 3 ही बच्चियां थी, बेटियां थी, जेनी, लॉरा और एलिनर, जो सरवाइव की, एडल्टहुड को देखा। एंड his favorite daughter was Eleanor, and that worried him, and with a nervous and brooding emotional character, finally whatever maybe, he regarded as the best scholar and a best revolutionary of his time। So this is all about Karl Marx, and next हम किसी और थिंकर के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट इनकी आइडियाज का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड्स, we can discuss। सर